हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर एक नया चैप्टर हम शुरू करते हैं। ये हमारा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 संघवाद। ठीक, पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। पहला ऑप्शन आपको दिया है 20, 22, 24 और 26। देखिए, इसका सही आंसर जो है, सही उत्तर जो है वो तो है 22 भाषाएं। यानी भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थीं, तो तब 14 भाषाएं थीं। यानी शुरुआत में थी 14 भाषाएं, उसके बाद बाकी की भाषाएं हमने धीरे धीरे करके इसमें जोड़ी हैं। और अभी जो आपकी हाल ही में जोड़ी गई है, सबसे आखिरी में जो जोड़ी गई हैं, वो 4 भाषाएं हैं। एक है आपकी बोडो, एक है आपकी डोगरी, तीसरी है आपकी मैथिली और चौथी है आपकी संथाली। तो ये 4 भाषाएं अभी हाल ही में जोड़ी गई हैं, या फिर आप ये कहें कि 8वीं अनुसूची में सबसे आखिरी में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो सबसे आखिरी में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और ये कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 2003 में। ठीक है, 3 बातें यहाँ से पता चली। एक तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? जब संविधान बना था तब कितनी थी? तो तब 14 भाषाएं थी। दूसरी बात कि अभी हाल ही में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल या कुल मिलाकर के अगर पूछ ले कितनी अनुसूचियां हैं, यह पूछ ले तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ जो और अधिक जानकारी है वह दे रही हूँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल मिलाकर के पूछ ले तो 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थीं? तब सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, 8 अनुसूचियाँ थीं तब, और अब कितनी हैं? 12। मतलब 4 को बाद में जोड़ा गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक, तो इससे इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप याद रखिएगा। भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? तो वो 8वीं अनुसूची में। कितनी है? कुल 22 हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब पूछ रहे हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? पंचायती राज यानी कि जो पंचायत सिस्टम है उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी? कौन से सन में की गई थी? पहला, क्या 1980 में हुई थी, 1990 में हुई थी, 1992 में हुई थी, या 2004 में हुई थी? तो उत्तर आप सभी को पता है, ये कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। इस समय पे किसकी सरकार थी या प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जब भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। 1992 में हुई थी। पूछा ये भी जा सकता है कि जो पंचायती राज है वह किस अनुसूची में है? जैसे भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी, तो पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में है। ठीक, कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। कब आया था? 1992 में आया। किसकी सरकार थी उस समय? कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। कौन सी अनुसूची में पंचायती राज को लिखा गया है या पंचायती राज व्यवस्था दी गई है? तो वह 11वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, 3 बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं हम अभी, एक एक नंबर के सही जवाब देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। इन प्रश्नों पे खास तौर से ध्यान दिया करिएगा। देखिए बात ये है कि आप इसमें सही उत्तर देंगे तो 1 नंबर पूरा आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं उसमें आपकी प्रस्तुतिकरण पर, आपकी भाषा शैली पर और आपने कैसा उत्तर लिखा है, इन सारी बातों पर निर्भर करते हैं आपके नंबर। इसमें आपने अगर सही उत्तर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। तो ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? भाई प्रांतीय प्रशासन या जो राज्य का प्रशासन होता है कौन संचालन करता है उसका? बहुत सरल प्रश्न है ये तो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी? तो इसका सही आंसर, सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री। ठीक, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन करता है? सीएम जो है हमारे योगी आदित्यनाथ। ठीक, तो ये क्या करते हैं? प्रांतीय प्रशासन का संचालन करते हैं। केंद्रीय प्रशासन पूछ लेता यहीं पर, यहाँ पे पूछा गया है प्रांतीय प्रशासन, पूछ लेता केंद्रीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री क्या करता है? केंद्रीय प्रशासन का संचालन करता है। जबकि जिलाधिकारी जो हमारे डीएम होते हैं वो क्या करते हैं? जिले का जो प्रशासन है, ठीक, तभी तो हमने उसे जिलाधिकारी कहा है। वो क्या चलाता है? जिले का शासन चलाता है जिलाधिकारी या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? एक शासन व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था, उसके बारे में पूछा गया है कि उससे आप क्या समझते हैं। देखिए जो हमारा अध्याय है उसका नाम ही संघवाद है, तो इसलिए हमें पता भी होना चाहिए कि संघीय शासन व्यवस्था से हम क्या समझते हैं, क्या अर्थ है आखिर उसका। देखेंगे यहाँ पर, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 अधिक सरकारें काम करें संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र स्तर पर एक सरकार हो और राज्य स्तर पर भी एक सरकार हो। जैसे भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र की सरकार के लिए या केंद्र के शासन के संचालन के लिए हमारे पास में कौन है? प्रधानमंत्री। हमारे पास में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और राज्य के संचालन के लिए हमारे पास में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से किसी दूसरे राज्य की बात कर लें अगर हम, तो हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, और पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो वहाँ पे सत्ता का संचालन या प्रशासन का शासन व्यवस्था कौन देख रहा है? तो वे देख रही हैं ममता बनर्जी। ठीक, तो इस तरीके से संघीय शासन क्या है? ऐसा शासन है जिसमें एक ही समय में, आप देखिए एक ही समय में हमारे पास मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री भी हैं। यानी एक ही समय में जब 2 से 2 अधिक सरकारें काम करें, एक ही समय में 2 अधिक सरकारें काम करें, तब हम उसे क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। ठीक, सिंपल उदाहरण साधारण रूप में आप दे सकते हैं। जैसे भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। भारत में एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो केंद्रीय शासन का संचालन कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं जो राज्य शासन का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अभी पूछा गया था संघीय शासन क्या होता है, अब पूछ लिया गया है एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। संघीय शासन जब 2 हों, एकात्मक जब 1 होगी, सिर्फ अकेला। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया? अब देखिए जैसे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है, यानी सिर्फ केंद्र में सरकार होगी,
राज्य में योगी जी जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो राज्य की सरकार का संचालन करेगा। सरकार से मतलब यहाँ पर है कि जिसे जनता ने चुन करके भेजा हो, ठीक, और जो नियम कानून बना रही हो। जनता ने चुन के भेजा और नियम कानून बनाए। सरकार का मतलब क्या है? जो नियम कानून बनाए, जिसकी अपनी विधायिका हो, जिसके अपने नियम कानून बनाने के लिए एक सदन हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं सरकार। वो हमारी क्या कहलाती है? सरकार आती है तो क्या करती है? सरकार क्या करती है? नियम बनाती है, बिल लेकर आती है, विधेयक लेकर आती है। देख ही रहे हैं, किसान बिल आपका लोगों को नहीं पसंद आया तो किसान क्या बैठे हुए हैं? धरने पर बैठे हुए हैं। तो सरकारें क्या करती हैं? विधेयक लाती हैं, नियम बनाती हैं। तो अगर सिर्फ एक स्तरीय सरकार होगी, जैसे सिर्फ सारे नियम कहाँ बने? केंद्र सरकार ही बनाए सारे नियम, और वही बताए कि राज्य में किस तरीके से काम होगा और कौन से नियम लागू होंगे। यानी कि जब राज्य की सरकार ना हो, यानी राज्य के पास में नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार ना हो, तब ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था। सारे नियम सिर्फ एक ही जगह से बनाए जाएं, केंद्र से ही सारे नियम बने, चाहे वह किसी भी राज्य के हों। अब देखिए, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में मान लीजिए योगी जी को लगता है कि हमें कोई नियम बनाना चाहिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए कोई योजना लेकर आनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? तुरंत उसकी घोषणा कर देते हैं कि भाई इस बार क्या होगा? जो भी बच्चे 12th में टॉप करेंगे उन्हें हम क्या बांटेंगे? लैपटॉप बांटेंगे। केंद्र ने तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा, यानी कि जो आपके मोदी जी थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ योगी जी ने अपनी घोषणा कर दी और लैपटॉप बंटने शुरू भी हो गए। तो ये होती है संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास में भी है और राज्य के पास में भी है। लेकिन अगर वहीं हमारे यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती, तब केंद्र में जो मोदी जी बैठे हैं वही डिसाइड करते या वही निर्धारित करते कि भाई 12th में पास होने पर बच्चों को लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो कह देते कि मिलेगा तो मिलने लगता, अगर वो कहते नहीं मिलेगा तब नहीं मिलता। यानी कि योगी जी जैसा कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, और अगर पद है भी तो भी उनके पास में घोषणा करने का या नियम बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों में फ़र्क, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है समवर्ती सूची क्या है। एक सूची की बात कही गई है और पूछा गया है ये क्या होती है समवर्ती सूची। अब इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझिए, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसे हम यहाँ से लेते हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12। ठीक, यहाँ लिखेंगे इसको, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 में से 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची मैंने आपको बताया किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। भाषाएं दी गई हैं कितनी? 22। ठीक है, उसी तरीके से इन 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है, 7th नंबर की या जो 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियां दी गई हैं। उसमें 3 क्या दी गई हैं? सूचियां या लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली केंद्र सूची, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी आपकी है समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखिए, शुरू में ही हमने बताया कि हमारे यहाँ पर क्या है, भारत में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी स्टेट या राज्य के पास में अपनी नियम बनाने की शक्ति है और केंद्र के पास में अपने नियम बनाने की शक्ति है। लेकिन अगर एक ही विषय पर, जैसे योगी जी ने
कहा कि 12th में जब सब पास होंगे तो हम क्या बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ठीक है। वहीं मोदी जी ने कहा कि हम क्या बांटेंगे, हम 5-5 हज़ार रुपये बांटेंगे। तो अब क्या हुआ, या फिर आज योगी जी ने कहा कि विद्यालय बंद रहेंगे और मोदी जी ने कहा नहीं विद्यालय खुलेंगे, तो क्या हुआ, टकराव की स्थिति आई। मतलब अगर विषय समान होगा, राज्य सरकार जिन पर नियम बना रही है और केंद्र सरकार जिन पर नियम बना रही है, अगर विषय समान होंगे तो टकराव की स्थिति आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे विषय हैं, जैसे स्वास्थ्य एक विषय है, शिक्षा एक विषय है, सड़क एक विषय है, जनसंख्या एक विषय है। इतने सारे जो विषय हैं इनमें से कुछ पर कानून बनाने की इजाज़त हम केंद्र सरकार को दे देते हैं और कुछ पर कानून बनाने की इजाज़त हम राज्य सरकार को दे देते हैं और इनको एक सूची में सूचीबद्ध कर देते हैं कि भाई ये जो 1, 2, 3, 4 विषय होंगे इन पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी और ये जो 3-4 विषय होंगे, 1, 2, 3, 4 विषय होंगे, इन पर राज्य सरकार जो है वह नियम बनाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सूची बना दी गई, केंद्र सूची जिसमें सिर्फ केंद्र की सरकार नियम बनाएगी और राज्य सूची जिन विषयों पर सिर्फ राज्य की सरकार नियम बनाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न तो हमसे समवर्ती सूची में पूछा गया है और समवर्ती सूची क्या होती है, यह ऐसी सूची है जिसमें दोनों ही नियम बना सकते हैं, केंद्र भी बनाएगा राज्य भी बनाएगा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह साफ कर दिया कि केंद्र और राज्य चूंकि दोनों लोग नियम बना रहे हैं तो क्या हो सकता है, टकराव की स्थिति आ सकती है। और इस टकराव को खत्म करने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये कह दिया कि ठीक है नियम दोनों बनाइए, लेकिन जो प्रभाविता होगी या फिर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या जिसकी चलेगी वो कौन सा नियम चलेगा, जो केंद्र सरकार ने बनाया है। अगर टकराव की स्थिति आती है तो ठीक, अगर टकराव की स्थिति आती है तो फिर किसका नियम चलेगा, केंद्र सरकार का नियम चलेगा। तो वह सूची, समवर्ती सूची क्या है, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित ऐसी सूची जिसमें वह विषय दिए गए हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होंगे। तो ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आया। चलो अब देख लेते हैं एक बार, विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब इस सूची में कुछ विषय कैसे हैं, कौन कौन से विषय हैं, जैसे शिक्षा, जैसे वन, जैसे मजदूर संघ, जैसे गोद लेना, जैसे उत्तराधिकार आदि विषय इसमें शामिल हैं। ठीक, समझ में आया। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो किसका नियम लागू होगा, केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। और कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत हैं, इसके अंतर्गत हैं आपके मजदूर संघ, शिक्षा, वन, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि। ठीक, समझ में आ गया। 7वीं अनुसूची है, 3 सूचियां इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। हमने कहा हमारे यहाँ क्या है, संघवाद है, हमारा संघीय शासन व्यवस्था है।
हमारे यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के पास में शक्तियाँ समान रूप से दी गई हैं। दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, किस तरीके से इनका बंटवारा किया गया है। तो वही मैंने आपको जो अभी समझाया कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है। विधायी अधिकार मतलब कानून बनाने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, विधायी अधिकार। और कहाँ बनते हैं नियम? नियम बनते हैं विधायिका में, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, वहाँ पे क्या बनते हैं, नियम बनते हैं। विधायिका हमारे यहाँ क्या है, विधायिका विधानसभा, हमारी विधानसभा होती है, विधायक होते हैं। तो विधायक हम चुनते हैं, हम चुन करके विधायकों को विधानसभा में भेजते हैं। विधानसभा में सब विधायक मिलकर के नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और फिर वो कानून लागू किए जाते हैं उस राज्य में, ठीक है। उसी प्रकार से केंद्र स्तर पर या केंद्रीय जो हमारी शासन व्यवस्था है वहाँ पे क्या होता है, हम चुन के भेजते हैं कौन, सांसद, एमपी, सांसद चुन के भेजते हैं। संसद में वो लोग बैठते हैं। संसद क्या है, वह सदन है जहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। तो संसद क्या है, विधायिका है एक तरीके से, वहाँ पर नियम बनते हैं और वे नियम पूरे देश में लागू होते हैं। जो विधानसभा में बनते हैं वो सिर्फ एक राज्य में लागू होते हैं, जबकि जो संसद में बनते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, ठीक है। चलिए, पहली सूची बताया, संघ सूची या केंद्र सूची, आप एक ही बात है, संघ सूची कह लीजिए या केंद्र सूची कह लीजिए, एक ही मतलब है। संघ सूची, इसमें क्या दिया गया है, प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो संघ सूची में कुल मिलाकर के 100 विषय हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग। आप जो मुख्य मुख्य विषय हैं ना वो भी याद कर लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई संचार जो है वो आपका कौन सी सूची में आएगा, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप कुछ विषय भी याद कर लीजिएगा। दूसरी, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक। दूसरी आती है राज्य सूची। तो एक केंद्र सूची या संघ सूची बना ली, इन विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। और फिर आई राज्य सूची। राज्य सूची में क्या दिया है, पुलिस। जैसे हमारे यहाँ जब पुलिस की व्यवस्था होती है, जब भी हमारे यहाँ क्राइम होता है तो पुलिस हमेशा हमारी किसकी है, राज्य की पुलिस होती है, पुलिस केंद्र की नहीं है, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे कौन से हैं, प्रांतीय महत्व के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को है। अब राज्य की सरकार कहाँ कानून बनाएगी, विधानसभा में कानून बनाएगी, ठीक है। चलो, तीसरा, समवर्ती सूची। अभी अभी हमने देखा ऐसी जहाँ पर दोनों लोग कानून बना सकें, लेकिन किसका कानून चलेगा टकराव की स्थिति में, केंद्र का। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय इसमें शामिल हैं। दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून चलेगा। लेकिन इन तीनों सूची में सारे विषय हमारे नहीं आ पाए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ विषय ऐसे थे जो बच गए, जो बाद में जुड़े। जैसे कि जब संविधान बना तब तो कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब हमारे यहाँ आप कहिए कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी नहीं आई थी, आप लोगों के ई क्लासेस नहीं चलती थी उस समय पर। तो ये विषय बाद में जुड़े। तो जो विषय बाद में जुड़े, ठीक, उन पर या जो चीज़ें बाद में हमारे सामने शामिल होने में आई,
उन्हें हमने किस में डाल दिया, अवशिष्ट में डाल दिया। यानी ऐसे विषय रखे गए जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे, या जो नए विषय उभरे, जैसे कंप्यूटर आया तो साइबर क्राइम होने लगा, है ना, साइबर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ने लगी हमें। तो इस तरीके से जैसे जो नए विषय बाद में जुड़े, जैसे कि आपका एक आया, हमने स्पेस में जाना शुरू, अंतरिक्ष की यात्राएं या अंतरिक्ष के लिए हमने चीज़ें बनानी शुरू की, तो ये सब विषय क्या हुए, बाद में जुड़े। तो हमने इसे किस में रख दिया, अवशिष्ट में रख दिया। और इन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाती है, इन पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाती। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 तरीके से हमने क्या किया है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शासन व्यवस्था है उनमें हमने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र को थोड़ी ज़्यादा शक्ति मिली है, लेकिन राज्य को थोड़ी सी कम शक्ति मिली है। केंद्र सूची पे जो विषय हैं उन पर केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य नियम बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे, पर टकराव की स्थिति में केंद्र की चलेगी। कुछ अवशिष्ट विषय बचे जिन पर केंद्र नियम बनाएगा, और ये वे विषय हैं जो या तो बाद में जोड़े गए हैं या फिर ये ऊपर की सूची में डलने से रह गए थे। ठीक, तो इस तरीके से शक्ति का जो विभाजन है भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच में किया गया है। ठीक है, समझ में आया। सूचियाँ कौन से उसमें दी गई हैं, तो जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें सूचियों को लिखा गया है, या सूचियाँ उसमें मतलब दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। ठीक, चलो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ।